इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक टिश्यूज। कार्डियक टिश्यूज, जो ये रोमैटिक प्रॉब्लम है कार्डियक टिश्यूज को कैसे कैसे जो है ये इन्वॉल्व करती है, हार्ट को ये कैसे इन्वॉल्व करती है, इसके लिए हम लोग फर्स्ट हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। सिंपली एक का ही हम लोग एक चैम्बर से डिस्क्राइब कर लेते हैं। लाइक सपोज दिस इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसकी जो ये अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है दिस वन, दिस इज एंडोकार्डियम, दिस इज एंडोकार्डियम। और जो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है इसको ये इन्वॉल्व करके रखती है। देन हम लोगों की लेयर आती है, बाहर एक लेयर प्रेजेंट है दिस वन, एंडोकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और जो सबसे अंदर है एंडोकार्डियम। अगर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलेंगे पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस। इफ all layers are affected, if all layers are affected, layers are affected। अभी सारी की सारी लेयर्स की बात करेंगे। अगर पेरिकार्डियम अगर इन्वॉल्व है, इफ पेरिकार्डियम इज इन्वॉल्व, पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है, एंडोकार्डाइटिस। अगर मायोकार्डियम इन्वॉल्व है, मायोकार्डाइटिस। तो ये चीज है, अगर तीनों के तीनों लेयर्स इन्वॉल्व है देन इट्स कॉल्ड पेनकार्डाइटिस। अभी इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है तो कोई पस नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लामेशन मिलेगी और कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लेकिन कोई पस नहीं मिलेगा यहाँ पे। ओनली देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक टिश्यूज। अगर आउटर कवरिंग को इन्वॉल्व कर रहा है पेरिकार्डियम को देन इट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस, इनर को एंडोकार्डाइटिस, और सबसे सॉरी जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम को अफेक्ट करे देन इट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। तीनों अगर लेयर्स इन्फ्लेम्ड है हार्ट में देन इट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं पेरिकार्डाइटिस एंड जो ये मायोकार्डाइटिस है, ये दोनों के दोनों क्या होगा, जैसे ही रूमेटिक फीवर की प्रॉब्लम सबसाइड करेगी ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, बट जो एंडोकार्डाइटिस है ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। अगर एंडोकार्डियम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर आएंगी एंड इट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फेलियर और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेरिकार्डियम में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट, अगर ये पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व कर रहा है पेरिकार्डियम को, तो यहाँ पे दो लेयर्स रहती हैं, विसरल एंड पैराइटल। अभी पैराइटल की भी दो लेयर्स हैं, फाइब्रस एंड सीरस। ये जैसे ये लेयर है, सपोज दिस इज लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, दिस वन इज पैराइटल एंड दिस वन इज विसरल। अगर जो बैक्टीरिया आ रहा है ये लेयर्स को अफेक्ट करे पेरिकार्डियम, पैराइटल, विसरल, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे ये इसको अफेक्ट करेगा। अगर ये इसको इन्फ्लेम्ड कर रहा है देन इट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। फर्स्ट इज इट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। पहले क्या होगा, जो यहाँ पे जो ये सेल्स प्रेजेंट है, एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगी, अब्रप्ट हो जाएगी। अब्रप्शन किसका होगा, एंडोथेलियल सेल्स का। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स अपडेट होगी तो ये क्या कर देगी, इंक्रीजेस परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जैसे ही इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अंदर फिब्रिनोजन था जो कि बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल था वो एंटर कर जाता है पेरिकार्डियम में, दैट इज कॉल्ड फिब्रिन स्टेंट। यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगे, फिब्रिन स्टेंट। ऐसे छोटे 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 यहाँ पे फिब्रिन स्टेंट दिखाई देंगे, दीज फिब्रिन स्टेंट जो कि इनसोल्यूबल होंगे, जो कि क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सिंपली पेरिकार्डियम को जैसे ही ये इन्वॉल्व कर रहा है एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे रप्चर होंगी, जो अंदर जो फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके मूव कर जाएंगे, जो प्रोटीन्स है ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे, और जो फिब्रिनोजेंस है ये एक अलग फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फिब्रिन स्टैंड्स। और जो दो लेयर्स के बीच में फिब्रिन स्टैंड्स हैं वो एडेशंस फॉर्म करेंगे, इट विल फॉर्म एडहेशंस, फॉर्म एडहेशंस।
दो लेयर्स के बीच में एडेशंस, फाइब्रोटिक एडेशंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अभी क्या होगा, जैसे दो ब्रेड होते हैं उनके बीच में बटर लगाते हैं, फिर हम लोग उनको अलग करते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, स्पाइक्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो इसकी अपीयरेंस है, दो लेयर्स के बीच में जो फाइब्रस एडेशंस डिपोजिट हो रहे हैं उनको अलग करेंगे तो वहाँ पे क्या अपीयरेंस आएगी, बटर ब्रेड लाइक अपीयरेंस, बटर एंड ब्रेड लाइक अपीयरेंस, ब्रेड लाइक पेरिकार्डाइटस। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर लाइक पेरिकार्डाइटस जो है दिखाई देगा। सिंपली पेरिकार्डियम को इन्फ्लेम कर रहा है, पेरिकार्डाइटिस होगा। और जो ये इंफ्लामेटरी सेल्स हैं ये इम्यून मेडिएटेड ही है तो कोई बस्ट नहीं दिखाई देगा। एंडोथेलियल जैसे ही रप्चर हुई, फाइब्रोनोजन एंटर करके फिब्रिन स्टैंड में डेवलप हो गया और दो लेयर्स के बीच में एडेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोटिक एडेशंस। फाइब्रोटिक एडेशंस डेवलप हुए वो किसके बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं दो ब्रेड्स के बीच में बटर लगा हुआ होता है, उनको सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे एडेशंस स्पाइक्स दिखाई देते हैं। ऐसी ही इसकी अपीयरेंस होगी, ब्रेड बटर लाइक अपीयरेंस इसका जो है दिखाई देगा। दिस इज ऑल अबाउट पेरिकार्डाइटिस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे पेरिकार्डाइटिस के, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सीवियर पेन, बहुत ही सीवियर पेन आएगा, सीवियर पेन। सेकेंड वन इज फॉरवर्ड बैंडिंग पे रिलीज कर जाएगा, फॉरवर्ड बैंडिंग पे रिलीज कर जाएगा पेन, बैंडिंग पे रिलीज कर जाएगा। थर्ड वन थिंग, सीवियर पेन है, फॉरवर्ड बैंडिंग कर रहे हैं तो पेन रिलीज हो रहा है। थर्ड वन चीज इसमें क्या रहेगी, स्क्रैची साउंड रहेगी, स्क्रैची साउंड, ऑस्कल्टेट करेंगे तो स्क्रैची साउंड होगी जिस पेरिकार्डियम रब की वजह से, पेरिकार्डियम रब की वजह से, पेरिकार्डियम रब की वजह से। और ये लोकलाइज पेन रहता है, लोकलाइज पेन। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, जब हम लोग ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, पेरिकार्डाइटिस अगर है ऑस्कल्टेशन पे स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रैची साउंड जैसा हम लोगों को सुनेगा, लपटप साउंड सुनाई देता है नॉर्मली, लेकिन इसमें क्या साउंड सुनाई देगा, स्क्रैची साउंड। स्क्रैची साउंड क्यों हो रहा है, क्योंकि दो पेरिकार्डियम लेयर्स के बीच में एडेशंस फाइबर्स डिपोजिट हो रखे हैं जो कि उसको पूरा इलास्टिक नहीं होने देते और जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज का स्क्रैची साउंड। अभी हम बात करें क्लिनिकल फीचर। पेशेंट को सीवियर पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन रहेगा, लेकिन जैसे ही वो फॉरवर्ड बैंडिंग करेगा, जैसे ही वो आगे की तरफ झुकेगा, पेन रिलीज हो जाएगा और ये लोकलाइज पेन है। इसको हम लोग दूसरे पेन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, नॉर्मल जो हार्ट अटैक का पेन रहता है या हार्ट फेलियर का पेन रहता है, वो जो पेन रहता है वो रेडिएटिंग पेन है, वो लोकलाइज नहीं है, वो रेडिएट करता है, हम लोगों के शोल्डर में जाता है, आर्म में जाता है, या फिर मेरे को राइट साइड में अफेक्ट होगा और फॉरवर्ड बैंडिंग पे भी वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन ये पेन जो है वो, और वो डल पेन रहता है, ये सीवियर पेन है वो डल पेन रहता है, और ये लोकलाइज पेन है वो रेडिएटिंग पेन रहता है, और ये फॉरवर्ड बैंडिंग पे रिलीज हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे स्क्रैची साउंड प्रोड्यूस होगी पेरिकार्डियम में। दिस इज ऑल अबाउट पेरिकार्डाइटिस। अभी हम बात करेंगे मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में क्या होगा, अगर वो इनर लेयर को रोमैटिक मायोकार्डाइटिस है, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस है, अगर ये मायोकार्डियम को इन्वोल्व कर लेता है, मायोकार्डियम को अगर ये इन्वोल्व कर लेता है तो यहाँ पे एस्कोफ बॉडीज दिखाई देंगी, एस्कोफ बॉडीज। अभी ये एस्कोफ बॉडीज क्या है, ये छोटी छोटी सी सेल्स मायोकार्डियम के बीच में एस्कोफ बॉडीज क्या चीज है, ये और कुछ भी नहीं है। एक तो यहाँ पे जो ये कोलाजन फाइबर्स हैं, जो ये कोलाजन है, कोलाजन फाइबर दिखाई देगा, साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स रहेंगे, न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे मोनोसाइट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, मोनोसाइट्स, इंटरल्यूकिन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस यहाँ पे हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस, साथ के साथ यहाँ पे साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, साइटोकाइन्स। जब हमने बात किया मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एस्कोफ बॉडीज, जेंट एस्कोफ बॉडीज दिखाई देंगी, जेंट एस्कोफ बॉडीज। तो ये जेंट एस्कोफ बॉडीज क्या है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं जेंट एस्कोफ बॉडीज में, दीज आर, तो उसमें कुछ नहीं है, ये स्वेलोन, स्वेलोन यहाँ पे क्या दिखाई देगा, स्वेलोन कोलाजन फाइबर यहाँ पे दिखाई देगा। इसके जो ये कोलाजन फाइबर स्वेलिंग हो रही है
मायोकार्डियम में इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आके इकट्ठी हो जाती है, मोनोसाइट, इंटरल्यूकिन, मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन्स रिलीज हो जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट कर जाती हैं। अभी इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी जो ये मैक्रोफेजेस हैं, अगर प्रॉब्लम आगे चलती जा रही है तो ये और भी पहले ये मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे और बड़ी सी एक बॉडी बन जाएगी जो कि जेंटेस्कोफ बॉडीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाँ, रिबन लाइक चैनल, रिबन लाइक अपीयरेंस इसका रहेगा। रिबन लाइक एक कैटरपिलर की तरह ये काम करेगी और जितने भी फिब्रिन स्ट्रैंड्स हैं, कोलाजन फाइबर है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगी। जो फिब्रिनोजेंस यहाँ पे आ रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दिस इज ऑल अबाउट मायोकार्डाइटिस। देखो, तभी ड्यूरिंग एक्यूट फेज होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और ये मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर रही है। तो ये कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर है। दिस इज मस्कुलर लेयर। अभी मस्कुलर लेयर है तो इसका ये क्या कर देगा? टोन को कम कर देगा, टोन डिक्रीज कर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। अगर ये हाइपोटोनिक है तो वेंट्रिकल्स नॉट वेल कॉन्ट्रैक्टेड, वेंट्रिकल्स अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हार्ट का फेलियर हो सकता है। दिस वन थिंग। ओवरऑल इसको बात कर लेते हैं रोमैटिक मायोकार्डियम को जैसे इन्वॉल्व कर रहा है। इसमें जो कोलाजन फाइबर्स थे, जो ये कोलाजन फाइबर है, इनकी स्वेलिंग हो जाएगी। इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इंटरल्यूकिन, मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन, ये सेल्स आ जाती हैं और बड़ा सा एक ग्रैनुलोमा फॉर्म कर लेती हैं। ग्रैनुलोमा फॉर्म कर लेती हैं, लीजन्स बना देती हैं, इन्फ्लामेशन यहाँ पे हो जाती है। ग्रैनुलोमा एक लीजन, इन्फ्लामेशन, जो कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एस्कोफ बॉडी। ये एस्कोफ बॉडीज है। ये एस्कोफ बॉडीज एंडोकार्डियम में भी दिख सकते हैं, पेरिकार्डियम में भी दिख सकते हैं। अगर डिजीज जैसे प्रोग्रेस करती जाती है तो ये कुछ भी नहीं है, एक कोलाजन फाइबर था, वो डिस्टर्ब था, उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे इम्यून मेडिएटेड सेल्स आई, उन्होंने रिएक्शन शो किया और एक बॉडी फॉर्म हो गया, एक ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया, एक लीजन इन्फ्लेमेटरी सेल इकट्ठी होगी। दैट इज कॉल्ड एस्कोफ बॉडीज। अभी हमने बात किया मायोकार्डियम अगर इन्फ्लेम्ड हो रही है तो फंक्शनली क्या अफेक्ट आएगा? इफ मायोकार्डियम इज इन्फ्लेम्ड, मायोकार्डियम इन्फ्लेम्ड है तो ये वेंट्रिकल्स को क्या कराती है? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। नॉर्मल फंक्शन इज दे। लेकिन अगर ये मायोकार्डियम हाइपोटोनिक हो जाती है, हाइपोटोनिक और फ्लैपी हो जाती है, वेंट्रिकल्स विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। वेंट्रिकल्स कैसे प्रॉपर्ली वर्क करेंगे? क्योंकि उनके अंदर टोन ही नहीं है, मसल्स में टोन नहीं है, वो फ्लैपी है, तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से अब क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा और यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। ये किस में होगा? अक्यूट फेज में, अक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डाइटिस अगर है। ये वेंट्रिकल्स को अगर इन्वॉल्व कर लेता है, लाइक हाइपोटोनिक हो जाता है, फ्लैपी अगर हो जाते हैं मायोकार्डियम, एस्कोफ बॉडीज लार्ज नंबर में अगर इंक्रीज कर जाती हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ के साथ क्या था, जो हमने एस्कोफ बॉडीज की थी वो कहाँ पे फाउंड हो रही है? जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके सराउंडिंग में जाके ये एस्कोफ बॉडीज लोकलाइज कर जाएंगी, वो जैसे ब्लड के साथ लोकलाइज कर जाएंगी और ये इसके ऊपर कंप्रेशन डालेंगी। ब्लड वेसल्स पे अगर कंप्रेशन डाल रही है तो इट मीन्स मायोकार्डियम को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और फ्लैबी हो जाएगा, मायोकार्डियम लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्कुलेशन है अच्छे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो एस्कोफ बॉडीज थी वो ब्लड वेसल्स के अराउंड आ गई है और इसकी वजह से नरिशमेंट भी प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से। एस्कोफ बॉडीज कनेक्टिव टिश्यूज के सराउंडिंग में जाके कंप्रेशन क्रिएट करते हैं आर्टरीज के ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है मायोकार्डियम का, वो लूज और फ्लैबी हो जाती है एंड इट विल लीड टू प्रॉब्लम और वेंट्रिकुलर फेल की वजह से डेथ भी हो सकता है। देन लास्ट इज अबाउट रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस। रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस, उसमें क्या रहेगा? रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस, जो ये इनर लेयर है हार्ट की, दिस वन, ये इन्फ्लेम्ड हो रही है। साथ के साथ यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हमने बात कर लिया लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और साथ के साथ जो ये एंडोकार्डियम है,
एंडोकार्डियम ये इन्फ्लेम्ड हो रही है तो एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, और वोल्व इन्फ्लेम्ड हो रही है वोल्वुलाइटिस इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। अगर वोल्व को भी इन्फ्लेम्ड कर रहा है ये साथ के साथ, और एंडोकार्डियम अगर इन्फ्लेम्ड हो रही है देन इट इज कॉल्ड एंडोकार्डाइटिस। अगर वोल्व इन्फ्लेम्ड हो रही है देन इट इज कॉल्ड वोल्वुलाइटिस। अब प्रोसेस क्या रहेगा, अभी जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं यहाँ पे जो एंडोथेलियम अगर रप्चर हो गई, इफ रप्चर ऑफ एंडोथेलियम अगर रप्चर हो रहा है एंडोथेलियम, तो यहाँ पे हीलिंग के लिए कौन आता है, हीलिंग के लिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स आ रही है, इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी जो ये प्लेटलेट्स हैं, जो ये हम बात कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ये क्या रिलीज करेंगे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। अभी क्या होंगे, बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो जाएंगे। सपोज दिस इज माय लीफलेट, अभी यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होना चाहिए पहले तो, डिस्ट्रप्शन ऑफ वोल्व, या डिस्ट्रप्शन वोल्व का नहीं हम लोग बोल सकते हैं एंडोथेलियल सेल्स का। तो यहाँ पे प्लेटलेट आएगा तो वो क्या रिलीज करेगा, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जो ये वोल्स बिकम कैल्सिफाइड हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, इरिटेटेड हो जाएंगी, और फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी बहुत ही ज्यादा थिक, और एडहेसिव हो जाएंगी, साथ के साथ ये एडहेसिव हो जाएंगी। सिंपली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर ये जो ये वॉल्स के अराउंड ये जो प्लेटलेट डिपॉजिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव वोल्वुलाइटिस। सिमिलर जैसे अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, ऐसे जो ये वोल्व है इनके सराउंडिंग में बहुत सारे कैल्शियम प्लेटलेट्स फैक्टर्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस वन जो ये डिपॉजिट हो रहे हैं कैल्शियम और प्लेटलेट्स, ये क्या कर रहे हैं, वोल्वुलाइटिस, और ये बहुत ज्यादा थिक कर रहे हैं, इसको इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं, बहुत सारा प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो एडिशंस फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वोल्वुलाइटिस एडाइटिस, और ये वोल्व को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साथ के साथ एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव मिट्रल वोल्वुलाइटिस भी बोल सकते हैं, मिट्रल बाइकस्पिड वोल्व को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सिंपली इज दैट, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अगर ये इन्फ्लेम्ड है, जो ये कॉम्प्लिकेशन है ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रहेगी, दिस विल बी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कैसे है, अगर फीवर से ये प्रॉब्लम सबसाइड कर भी जाती है, लेकिन जो ये एडिशंस जो ये फॉर्म हो गए हैं दो लिफलेट के बीच में, दो वॉल्स के बीच में, ये परमानेंट रहेंगे। ये कैल्शियम दोबारा से ठीक नहीं होगा, जो कोलाजन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो ठीक नहीं होगा, देन इट कैन लेड टू प्रॉब्लम ऑफ एडहेसिंस कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। स्टेराइल, लेकिन ये स्टेराइल वेजिटेटिव रहेंगी क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या पस नहीं है। ओवरऑल अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया वो बात करते हैं। जैसे ही रोमैटिक फीवर का इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया, फर्स्ट उसने क्या किया, सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस क्रिएट किया, मुकोजल सेल्स को इन्फ्लेम किया। अभी यहाँ पे इम्यूनिटी आ रही है बट 98% केसेस ठीक हो जाते हैं, 2% केसेस वेरी अनलकी, वो क्या करते हैं और जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लाइक ब्रेन हो गया, कार्डियक टिश्यूज हो गया, सैनेबल जॉइंट, स्किन हो गया, और सबक्यूटेनियस फैट हो गया। अभी क्या होगा, ब्रेन में क्या होगा, हिप्पोकैम्पस को इन्वॉल्व, अगर साइटोकाइन्स, अभी पूरा सिस्टम इम्यून मेडिएटेड ही चलेगा, हर जगह क्रॉस रिएक्टिविटी होगा, मोलिकुलर मिमिक्री होगी, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल्स हम लोगों की बॉडी की सेल वॉल से काफी रिजेंबल करते हैं, वहां पे भी प्रोटीन एम प्रेजेंट है और हमारी सेल वॉल्स में भी प्रोटीन एम प्रेजेंट है, और जो आउटर लेयर है पॉलीसेकेराइड्स की वो वेरी सिमिलर टू आवर बॉडी। तो क्रॉस रिएक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम को लगेगा कि ये भी फोन पार्टिकल है, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू बैक्टीरियल सेल वॉल, और बैक्टीरियल के प्रोटीन से सिमिलर है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा फर्स्ट, और वहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हिप्पोकैम्पस पे जैसे साइटोकाइन काम कर रही है तो फीवर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रोमैटिक फीवर। फिर वो क्या करेगा, बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करेगा। बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है, मोटर फंक्शंस, अगर बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हुए तो जर्की मूवमेंट्स आएंगे, दिस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, कोरिया माइनर पेशेंट को प्रेजेंट होगा। जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा तो पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगा, पेन हुआ, टेंडरनेस मिलेगी लिम्स में, बहुत ज्यादा सीवियर पेन, इन्फ्लेमेशन मिलती है, पेशेंट अनएबल टू वॉक, तो ये चीज रहेगी। और ये मोस्टली किसको इन्वॉल्व करती है, 5 से 15 साल के बच्चों को ही ज्यादा इन्वॉल्व करती है। और लेकिन जितने भी फीचर्स रहेंगे वो सबके सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन किसी में नहीं रहेगा एक्सेप्ट एंडोकार्डाइटिस, उसके अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे सबके सब। जैसे ही रोमैटिक फीवर की प्रॉब्लम डिक्रीज करती है नॉर्मल बॉडी हो जाती है। फिर हम बात करेंगे जॉइंट्स का, हो गया
माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस क्रिएट करेगा स्किन में लीजन्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी सेंट्रल पार्ट में, हैंड्स और लेग्स पे नहीं आएगा, सेंट्रल ट्रंक पे ज्यादा आएगा बहुत सारे लीजन जो कि सेंट्रली हिल्ड हो जाएंगे, पेरिफ्री पे हिल्ड नहीं होंगे। फिर वो जैसे ही प्रॉब्लम गया, जो इसके लीजन्स है वो भी गए। फिर आएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट पे नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि पेनलेस होंगे, पी साइज के होंगे, और ये जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं उनके साथ अटैच्ड होंगे या टेंडन्स के साथ अटैच्ड होंगे। फिर लास्ट में हम लोगों का हार्ट आया, तीनों लेयर्ड इन्वॉल्व है, देन इट कॉल्ड पेनकार्डाइटिस। अगर विसरल सॉरी पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है पेरिकार्डाइटिस, सिर्फ अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है एंडोकार्डाइटिस, उसमें वॉल्व्स भी इन्वॉल्व होंगी। बीच वाला अगर इन्वॉल्व है मायोकार्डियम तो मायोकार्डाइटिस, ये बहुत ज्यादा फैटल रहता है, बहुत एक्यूट फेज अगर मायोकार्डाइटिस की तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स फेल कर जाते हैं। मायोकार्डियम मसल्स है, वो अगर वेंट्रिकल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगी तो फेलियर के ज्यादा चांसेस है, डेथ हो सकता है, वो हाइपोटोनिक और फ्लैपी हो जाता है। पेरिकार्डियम में एडिशंस फाइब्रोटिक हो जाती है, तो लंग अच्छे से एक्सपेंड सॉरी हार्ट अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाता है। दिस इज ऑल अबाउट द rheumatic fever. Thank you.